हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्रीपी स्टोरी चैनल। आज की कहानी का थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपने कहानी की शुरुआत नहीं सुनी है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 सुनिए, ताकि आज के पार्ट में जो रोमांचक मोड़ है उसका आप सब और ज़्यादा मज़ा ले सकें। जैसे कि हमें पता है कि अविनाश को क्लॉस्ट्रोफोबिया था। उसे बंद जगह पर घबराहट होती थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस आना बंद हो जाएगी। लेकिन जितनी देर से जितनी जल्दी उसे ये तकलीफ शुरू हुई, उतनी ही जल्दी अचानक धीरे धीरे वो रुक भी गई। ऊपर से जो आवाज आ रही थी वो अचानक से कम हो गई और अविनाश जो दरवाजा था उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वो दरवाजे को खोलकर जल्दी से नीचे गया, किताब उठाई और ऊपर की ओर भागा और खुद को किचन के फर्श पर गिरा दिया और कुछ देर तक सांस लेता रहा और साथ ही साथ ये सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या था। खुद को संभालने के बाद अविनाश ने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और लिविंग रूम में चला गया। आग के सामने सोफे पर बैठ गया। बाहर का मौसम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि और ज्यादा खराब हो गया है। किताब को मेज पर रखकर वो ऊपर की बड़ी खिड़की के पास चला गया। जंगल में तूफान को देखने लगा। उसे थोड़ी चिंता हुई कि क्या कैबिन के पास वाले पेड़ इतनी बुरी तरह से, इतनी क्रूर ताकत के सामने कैसे कर पा रहे होंगे। क्या होगा अगर हवा के एक झोंके से कुछ पेड़ गिर जाएं, तो ये कैबिन तो पलक झपकते ही राख हो जाएगा। क्या सब मेरे दिमाग का खेल है? क्या मैं कल्पना कर रहा हूं? बूढ़ी औरत, पेंटिंग, एजेंसी का बंद होना, किराने वाले दुकान के आदमी की बातें और उसकी वार्निंग्स, और अब ये बेसमेंट। आपको क्या लगता है कि अविनाश के साथ ये सब उसकी कल्पना थी या कुछ और? उसने डायरी खोली और उसके पहले 2 वाक्य पढ़े। मैं यह इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ था और मुझे ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया। मैं इसे एक चेतावनी के रूप में लिख रहा हूँ ताकि कोई भी मेरे पग चिन्हों पर ना चले। लेकिन अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो संभावना है कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर आप बेसमेंट और डायरी को खोजने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप शायद पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। पढ़ते पढ़ते अविनाश ने अपना सिर उठाया और इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा था। उसने जब संतुष्टि हो गई कि वो वहां पर अकेला था तो उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप साइन कर चुके हैं तो आपने खुद को उसके हवाले कर दिया है। शायद आप जानते हैं कि मेरा मतलब किससे है। आपने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा होगा, शायद कैबिन में, जंगल में या चिमनी के ऊपर लगी उस लालच भरी पेंटिंग में। अविनाश ने पेंटिंग की ओर देखा। खिड़की में कोई रोशनी नहीं थी, कोई भी औरत नहीं थी। अविनाश ने पढ़ना चालू कर रखा। वो पेंटिंग शापित है। मैंने उसे आग में फेंक दिया और अगले दिन फिर से उसे वहीं दीवार पर पाया। यह तो बस शुरुआत थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं वापस यहीं आ जाता था जहां से शुरुआत की थी, वहीं पर, इस कमबख्त कैबिन में। मुझे एहसास हो गया कि बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था। आज रात
मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बेसमेंट में खुद को फांसी लगा लूँगा और उसे जीतने नहीं दूँगा। वो मुझे, मेरी आत्मा या कोई भी चीज़ जो उसे चाहिए मुझसे, उसे नहीं पा सकती वो। मैं अपनी शर्तों पर बाहर जा रहा हूँ। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है, लेकिन यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप शायद जल्द ही ऐसा ही करना चाहेंगे। अविनाश ने जोर से किताब बंद की और बड़बड़ाने लगा, क्या बकवास है ये? जरूर पिछले मालिकों की किसी तरह की शरारत होगी। इतनी देर में उसे कुछ सुनाई दिया, जैसे कि किसी खुरदुरी सतह पर धीरे धीरे कुछ सरक रहा था। अविनाश खड़ा हुआ और एक बड़े घूंट अपने साथ गिलास का पानी लेके बचा हुआ था जो उसे पी गया। जब वो फायरप्लेस के सामने खड़ा था तो अचानक उसे कॉफी का मग उड़कर उसकी तरफ आया और उसे पार करता हुआ सामने की दीवार से टकरा गया, बिल्कुल टुकड़ों में बिखर गया। ओह शिट! ये क्या था? ये कैसे हुआ? जो भी है, मैं इस घर से जा रहा हूँ। अविनाश ने अपनी जैकेट पकड़ी और दरवाजे से बाहर निकलकर कार की ओर भागा। हवा ने उसे लगभग जमीन से उठा ही दिया और बारिश में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जाने ही नहीं देना चाहता है। और ऊपर से बारिश इतनी तेज थी कि हजारों छोटी छोटी कीलों की तरह उसके शरीर को लग रही थी। अविनाश, वो अपनी कार में बैठा, हवा इतनी तेज चल रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी उस हवा में। लेकिन उसने फिर भी कोशिश की, बार बार कोशिश करने पर, फिर भी इतनी कोशिश करने पर भी उसको अपनी कार में बैठना मुनासिब ना हो पाया। परेशान होकर वो कार से दूर हुआ और मिट्टी की सड़क पर भागने लगा। जैसे ही उसे कार की ओर से पीठ की और सीधा ऊपर से एक पेड़ की बड़ी शाखा टूटकर कार की विंडशील्ड पर गिरी और टुकड़े जो थे उसके वो ड्राइवर की सीट पर गिरे। ये जो इंसिडेंट था ये इतना जल्दी हुआ, इतना तीव्र था कि अविनाश डर कर पीछे कीचड़ में गिर गया। फिसलन भरी सतह पर पकड़ने की कोशिश करते हुए लगभग ऐसा लग रहा था कि वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। आखिरकार उसने खुद को उठाया, तुरंत सड़क की ओर दौड़ने लगा और सोचने लगा कि मैं अगर मेन सड़क पर पहुंच जाऊं तो उसके बाद शायद उसे कोई सवारी मिल जाए। ऐसा लग रहा था मानो वो हर चीज अविनाश को वहां से जाने से रोक रही थी। हवा और बारिश इतनी तेज थी कि वो भाग ही नहीं पा रहा था। आसपास के पेड़ों की शाखाएं ऐसे थीं जैसे हर तरफ हड्डियां फैली हों। अविनाश भागा और भागा और भागा। क्या वो सड़क हमेशा से ही इतनी लंबी थी? तकरीबन 15 मिनट की शिद्दत के बाद वो सीधा दौड़ता रहा उस सड़क पर। अविनाश को आगे एक रोशनी दिखाई दी। फाइनली शायद एक कार। वो और तेज भागा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वो वहां रोशनी के पास पहुंचा तो वो इतना निराश हो गया कि आखिर अपने घुटनों पर गिर गया। उसे जो लाइट दिखाई दे रही थी वो किसी कार की नहीं थी, बल्कि उसी पुराने से लैंप की थी जो कैबिन की खिड़की पर जल रहा था। कैसे? मैंने एक भी मोड़ नहीं लिया तो मैं वापस यहां कैसे आ सकता हूं? अविनाश ने अपनी दिशा के लिए पीछे मुड़कर देखा। वहां दूरी पर उसे लगा जैसे कि सड़क के बीच में कोई खड़ा है। लेकिन जब अविनाश ने ध्यान से देखा तो और थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश की तो वहां हवा के पत्तों की तरह ऐसे वो व्यक्ति गायब हो गया, बिखर गया। अविनाश वापस कैबिन में भागा। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और फर्श पर गिर गया।
हांफते हुए, कीचड़ से भरा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। आखिर ये जगह है क्या? अविनाश खुद को संभालता रहा और यही बड़बड़ाता रहा। लेकिन अचानक जो पेंटिंग थी वो फर्श पर गिर गई। वो उठकर उस पेंटिंग को उठाने गया तो उसने देखा कि पेंटिंग में कैबिन के बाहर एक औरत खड़ी है, ठीक सामने के दरवाजे के बाहर। दिन का समय बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अविनाश लड़खड़ाया और पीछे सोफे पर गिर गया। उसने अपना सिर सामने दरवाजे की ओर घुमाया और देखने की कोशिश की कि दरवाजे का हैंडल जो था वो अपने आप घूम रहा था। अविनाश यह सुनिश्चित करने के लिए दरवाज़ा बंद है या नहीं उठकर उसके पास गया और चेक करके पीछे हट गया। इतने में दरवाजे के हैंडल की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन तुरंत ही पीछे रखे टाइपराइटर में से आवाज़ आने लगी। जो जो उसमें टाइप हो रहा था, अविनाश बड़े ही अविश्वास के साथ उसे देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइपराइटर अपने आप ही लेटर्स प्रेस हो रहे थे उस पर। उसे बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ा और कोशिश की कि उस पेज पर जो भी लिखा जा रहा था वो उसे पढ़े। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जो वो देख रहा था उस पर यकीन करना तो मुश्किल था। उसने रसोई की ओर देखा और सोचा कि वहां पिछला दरवाजा है, क्यों ना वहां से ही निकला जा सके। वो किचन में गया और पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। एक बार फिर वो कीचड़ में फिसला, फिर उठा, फिर बाईं ओर जंगल में चला गया और झील के किनारे पर पहुंच गया। उसे लगा कि किनारे पर कहीं और एक घर तो जरूर होगा। अविनाश चलते चलते लड़खड़ा कर गिरा, जिसके कारण की शाखाएं जो थी उसके चेहरे में लग गईं। कांटे थे, उसकी जैकेट फट गई उनकी वजह से, पर वो रुका ना। लगभग 20 मिनट के बाद उसने जंगल में अपनी बाईं ओर एक खुला मैदान देखा। वो एक कैंपेनिंग स्पॉट था। शायद कोई हो जो मेरी मदद कर सके। अविनाश ने जितना हो सकता था शांत और तेज चलने की कोशिश की, क्योंकि बारिश की तीव्रता उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जब तक वो उस जगह पर पहुंचा तो वो बिल्कुल खाली थी। हाल ही में किसी के वहां होने का कोई संकेत नहीं था। उसने स्पॉट को चारों ओर देखा तो पेड़ पर निशान और नक्काशी की गई थी। जब अविनाश करीब गया तो वह उसी भाषा की तरह लग रही थी जो पुरानी किताब में मिली थी। एक पेड़ पर तो कुछ अजीब सी पंक्तियां भी लिखी हुई थी, जिसके साथ कुछ अजीब सी नक्काशी भी हो रखी थी। अंधेरे में पहचानना मुश्किल था। कुछ अर्धचंद्र जैसा लग रहा था। मैदान के बीच में एक बड़ा पत्थर जो पेड़ों के साथ, टहनियों के साथ बंधा हुआ था। ये क्या बकवास है? अविनाश इतना तिलमिला गया देखकर। वो वापस किनारे पर गया और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा जिस दिशा से वो आया था। रास्ते में बहुत सारी शाखाएं और पत्थरों के कारण वो ठोकर खाता रहा। इतनी तेज उसे एक पत्थर से ठोकर लगी कि वो झील में ही गिर गया। जब उसने पानी के ऊपर देखा तो अभी भी वो वहीं पीछे कैबिन के साफ साफ देख सकता था। यहां से बिल्कुल शांत दिख रहा था। अविनाश ने आगे बढ़ने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसकी सांसें मानो रुक ही गईं। कैबिन ठीक उसके सामने था। हे भगवान, अभी तो ये मेरे पीछे था। अविनाश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ।
झील पर धुंध छाई हुई थी जो दृश्य को बिल्कुल अवरुद्ध कर रही थी, जैसे कैबिन झील के चारों ओर घूम रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। अविनाश को महसूस हो रहा था कि उसकी समझ खत्म हो चुकी है। वो अपना आपा खो रहा था। अविनाश ने सोचा, इस तरह की बकवास सच नहीं हो सकती। मैं यहाँ से आते आते अपनी कार, हो सकता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया हो, मैं कोमा में चला गया हूँ या कुछ और। ये सब एक सपना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही है, ये सब एक सपना ही है। रियलिटी इस तरह के नहीं होती, रियलिटी में ऐसा काम नहीं होता। अविनाश को नहीं पता लग रहा था कि वो वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से थोड़ी राहत तो मिली उसे ये सोच के, यह विचार कि यह सब किसी तरह की अजीब सा गड़बड़ाहट सा सपना ही हो सकता है। ये सब सोचने और बड़बड़ाने के बाद भी उसके पास दूसरी बार कैबिन में वापस जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अविनाश पूरी तरह से भीगा हुआ था और ठंड के कारण उसके दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो वापस रसोई के दरवाजे से अंदर आया और पिछले दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उसने चारों ओर देखा, रसोई, बेसमेंट, लिविंग रूम, बेडरूम, यहाँ तक कि बाथरूम, सभी जगह खाली थी, कोई नहीं था। पेंटिंग पहले की तरह ही नॉर्मल लग रही थी। फ्रंट डोर भी बंद था। फिर अविनाश ने टाइपराइटर के पास देखा तो वो पेज भी खाली था, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। मैं पागल हो रहा हूँ, बेचारा अविनाश। वो सोफे पर बैठा और आग की गर्माइश महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने टेबल पर नज़र डाली तो डायरी अभी भी वहीं थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर वह तुम्हें पकड़ लेगी तो क्या होगा। मैं जानना ही नहीं चाहता। मुझे बस इतना पता है कि मैं 3 दिन से यहाँ हूँ और बाहर ही नहीं निकल सकता। मैंने मेन रोड पर जाने की कोशिश की, जंगल में भागने की कोशिश की, झील में तैरने की भी कोशिश की, लेकिन चाहे जो कुछ भी कर लूँ, वापस इस कैबिन में पहुँच जाता हूँ। ये जगह हॉन्टेड है, शापित है ये। मैंने इसे जलाने की भी कोशिश की, पर आग ही नहीं लगी। ये एक लकड़ी का कैबिन है और इसे आग नहीं लगी। मैं इसे एक चेतावनी के रूप में लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। आज यहाँ अपने आखिरी दिन मुझे खुद एक डायरी मिली जो पिछले मालिक ने लिखी थी, मेरे लिए या जो कोई भी इसे पता, उसके लिए भी चेतावनी थी इसमें। वो भी बेचारा आदमी इसे बर्दाश्त ना कर सका होगा और यहाँ इस झील में खुद को डुबा कर मार डाला। मुझे लगता है कि शायद फांसी लगाना ज़्यादा सही रहेगा। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं इसे 1 सेकंड में ही ख़त्म कर सकता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आई एम सॉरी। अविनाश ने डायरी नीचे रख दी और आग में घूरने लगा। अगर ये सच में एक सपना है तो अविनाश इसे और नहीं सह सकता। घबराहट धीरे धीरे वापस आने लगी। उस कारण वो फिर बड़बड़ाने लगा, मुझे मरने की कोशिश करनी होगी ताकि मैं शायद फिर से जी सकूं। मेरे पास यही एकमात्र रास्ता रह गया है। जैसे ही अविनाश ने अपना मन बनाया, पुराना रेडियो चटकने लगा। डायल की सुई धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी
के कारण आगे पीछे घूम रही थी। पीछे दूर से एक आवाज आई, नहीं, तुम मेरे हो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम मुझसे नहीं छीन सकते जो कि मेरा है। तुम मेरे हो। दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और हैंडल बहुत जोर से हिलने लगा। अविनाश घबरा कर खड़ा हो गया और दरवाजे को घूरते हुए वहां अजीब सा खड़ा रह गया। फिर रेडियो की ओर डायल अब फिर और तेजी से आगे पीछे हो रहा था। कमरा पूरी तरह से एक तेज सफेद शोर से भर गया। वो रसोई में भागा, तेल का दीपक पकड़ा और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर नीचे चला गया। उसने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया ताकि उसको दूसरी तरफ से खोला ना जा सके। इतने में अविनाश को एक रस्सी मिली। उसने उस रस्सी से दरवाजे को बांधकर सीढ़ी को सुरक्षित किया और नीचे उतर गया। वो इधर उधर देखने लगा, पता नहीं किस लिए देख रहा था। उसने सोचा, चलो पिछले वाले की तरह मैं भी कुछ ढूंढता हूँ। पर वो क्या खंगाल रहा था ड्रॉर में। थोड़ी देर के बाद उसे एक और डायरी मिली जो कि बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली। अविनाश ने सोचा कि मैं भी इस डायरी में आगे आने वाले व्यक्ति के लिए एक वार्निंग भरा संदेश लिख देता हूँ। मेरा गुड बाय, आखिरी गुड बाय। अविनाश अभी भी इसी भ्रम में था कि शायद वो कहीं अस्पताल में बिस्तरे पर जागेगा और उसके चारों ओर मशीनें लगी होंगी। जब वो ये सब लिख रहा था तो उसे ऊपर से बहुत शोर की आवाज आ रही थी। फर्नीचर के गिरने की आवाजें और रेडियो के तेज आवाजें, धुन की आवाजें, टाइपराइटर की आवाजें। मुझे ये ख़त्म करना होगा इससे पहले कि वो मेरे पास आ जाए। मैं इस रस्सी का इस्तेमाल करके खुद को बीम पर लटका रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी यहाँ आकर इसे पढ़ना की नौबत ना आए, लेकिन मैं ये किताब को यहीं नीचे डेस्क पर खोलकर छोड़ रहा हूँ। गुड बाय। एकदम शांति हो गई। क्या अविनाश मर गया? अविनाश ने आंखें खोली। वो मिट्टी के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी। उसकी आंख से खून टपक रहा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो नीचे दबा हुआ था। अविनाश ने खुद को लटकाने की कोशिश की लेकिन बीम टूट गया। बीम के टूटने से ऐसा लग रहा था कि पिछला हिस्सा ढहने वाला था, लेकिन क्या कर सकते थे। अविनाश बीम के नीचे से बाहर निकला और घुटनों पर बैठ गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपने गले में रस्सी निकालकर फेंक दी और जोर जोर से सांस लेने लगा, कुछ गहरी सांस। शेल्फ के गिरने से उसके पीछे से एक गुप्त कमरा था जो कि अब अविनाश को दिखाई पड़ रहा था। वो लंगड़ाते हुए वहां पहुंचा। तेल का दीपक अभी भी जल रहा था। उसने उस दीपक की रोशनी से उस कमरे को रोशन करना चाहा। कमरे के पीछे वो था क्या? वो एक बेदी जैसा लग रहा था। एक बड़ा पत्थर, एक बड़े पत्थर की बेदी, कटोरियां और उसमें कुछ था, कुछ और चीजें जिसके साथ सूखे खून जैसा भी कुछ लग रहा था। बहुत बदबू थी। अविनाश को तो उल्टी जैसा लग रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और चिन्ह। बेदी के बीच में एक और किताब पड़ी थी।
उसे छोटे छोटे चमड़े के टुकड़ों से बांधा गया था। क्या वो चमड़ा ही था? वो बिल्कुल त्वचा जैसा लग रहा था। एक आंख के सामने एक प्रतीक था जो एक अर्धचंद्र जैसा था, मानो कि इस त्वचा को जला दिया गया हो। अविनाश ने किताब खोली। वह भी पाठ से भरी हुई थी जिसे वो पढ़ नहीं सकता था, पर किसी तरह से उसे पता लग रहा था कि किताब उन सब से जुड़ी हुई है जो हो रहा था। अगर मैं इस किताब को नष्ट कर दूं तो, सोचते हुए अविनाश उस कमरे से बाहर आ गया। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था कि उसे ध्यान से कान लगाकर सुनना पड़ा। बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो कोई आवाज बिना किए ऊपर वापस चला जाए। किसी तरह से अविनाश लंगड़ाते हुए बेसमेंट से बाहर तो आ गया। जैसे ही वो ऊपर आया, उसे उल्टी आने लगी। सब घूमने लगा और एक बार फिर से वही सफेद तेज शोर पूरे प्रतिरोध के साथ पूरे कमरे में फैला हुआ था। उस शोर की तीव्रता इतनी तेज थी कि अविनाश को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और उसके कानों से खून निकलने लगा, बिल्कुल पानी की तरह। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो उस किताब को नष्ट कैसे करेगा। अचानक उसके सिर के पास से कुछ उड़कर गया और जैसे ही अविनाश ने पीछे देखा तो किचन में से बर्तन शेल्फ से पूरी तरह हिल रहे थे और देखते ही देखते उस शेल्फ का सारा सामान अविनाश की ओर आने लगा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, फिर भी उसे कांच का टुकड़ा लगा जिसके कारण उसका खून निकलने लगा और वो बस बेहोश होने वाला था। अविनाश ने अपनी ताकत जुटाई और लिविंग रूम की ओर रेंगते हुए वहां लगी खिड़की के पास पहुंचा। उसने दीवार के खुले हुए हिस्से को पकड़ा और खुद को उसके करीब खींचा। फायरप्लेस, उसे वो किताब कुछ भी करके उस फायरप्लेस में डालनी थी, लेकिन अविनाश के पास ताकत ही नहीं बची थी। वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। वो एक कोने से आग को देख रहा था। उसने ऊपर लगी पेंटिंग की ओर देखा तो वो फिर से बदली हुई थी। जंगल जल रहा था। झील ऐसे लग रही थी मानो कि उबलता हुआ लावा हो। खिड़की में वो खड़ी थी। अविनाश उसे एकदम साफ देख सकता था। उसका झुर्रीदार चेहरा, आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे उसकी आत्मा को घूर रही हो। अविनाश ने अपना सिर घुमाया और असली खिड़की की तरफ देखा तो वो खिड़की में ही खड़ी थी। उसकी पीठ अविनाश की तरफ थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अविनाश को देखा। बस यही था। अविनाश के पास बस एक मौका था, या फिर वो उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए उसका हो जाता। अविनाश ने लेटे लेटे ही निशाना साधा और अपनी आखिरी बची हुई ताकत से किताब को आग की तरफ फेंक दिया। समय मानो कि धीमा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। पलक झपकते ही वो अविनाश के ऊपर थी, उसकी आंखों में आंखें डालती हुई। उसमें से मौत की बदबू आ रही थी। उसने काले घने गीले चिपके से बाल अविनाश के चेहरे को ढकते हुए, उसके बर्फीले हाथ अविनाश की कलाइयों को पकड़कर उसमें अपने लंबे नाखून घुसाते हुए, वो खुद को अंदर से मरता हुआ महसूस कर रहा था। अविनाश ने आग की तरफ देखा तो किताब ने लपटें पकड़ ली थी और किताब जो थी वो आग की लपटों में ही गायब होने लग गई थी।
उसके बाद कान चीर देने वाली एक चीख आई, ऐसी जिससे पूरा कैबिन फट जाए। एक चमकदार सफेद रोशनी और फिर सब शांत, कुछ भी नहीं। कुछ दिन बाद अविनाश को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसे बताया गया कि कुछ हाइकर्स ने उसे जंगल में पाया, जो एक कैंपेनिंग स्पॉट था। उसे सब कुछ याद आने लगा, पर वो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि यह सब एक सपना था। जबकि नर्स उसकी ड्रेसिंग बदलने नहीं आई, उसकी कलाई पर 2 निशान थे जो मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे, एक चांद और एक आंख। क्या अविनाश पूरी तरह से खतरे से बाहर था? मेरे मुताबिक नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी कैबिन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर ऐसी और कोई कहानी आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी आगे कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं